आपको जो स्क्रीन पे ये सातों काउंसलिंग दिख रही हैं, जब धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ, धर्म के अर्थ की सोसाइटी के रूप में इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 21 एक्ट 80 60 1860 के तहत होता है। और बाद में क्या होता है, इन सातों को मर्ज करके इन सातों को मर्ज करके पूरा को करके एक में एनसीईआरटी का गठन कर दिया जाता है। एनसीईआरटी। तो इन सातों को मर्ज करके एनसीईआरटी का गठन कर दिया जाता है। अब एनसीईआरटी का गठन हो जाता है, तो आप दो सभी लोगों को ध्यान में ये देखने वाली चीज होगी, 27 जुलाई 1960 को ये धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में इसका गठन होता है। ये बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरी हो, क्योंकि 27 जुलाई 1961 को यह जो है इसका जो है पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है 1 सितंबर 1961 से यह पूरा अपना काम करना शुरू कर देता है। और वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जी, और अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र प्रधान। और अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो भी होंगे वह इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसका मुख्यालय है श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली। और इसका आदर्श वाक्य मैंने जिसकी चर्चा कर दिया था पहले ही कि आदर्श वाक्य विद्या अमृतम सुनुते, यानी कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। एनसीईआरटी का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाना। इसका मुख्य रूप से दो चीज़ों पे फोकस रहता है। शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, वह भी विद्यालय और टीचर की तरफ। विद्यालय के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या क्या आवश्यक हैं, और शिक्षक के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी और आवश्यक हैं, ये दो बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान देता है। और इसकी साइट है www.ncrt.nic.in। इसकी जो साइट है, इसकी साइट पे जाके आप सारी चीज़ों को आप विस्तार से जान और समझ और सकते हैं। अगर मैं इसकी साइट को थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए चलूँ, ये इसकी एनसीईआरटी की साइट है। और इसकी साइट पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये पूरा एनसीईआरटी की साइट है। और ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके कुछ क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं जो यहाँ पे शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को, कि NIE, CIT, PSS, CIV और RE, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांगी क्या है, इसके बारे में आगे हम और लोग विस्तार से जानेंगे। तो ये एनसीईआरटी की साइट है। एनसीईआरटी की साइट को आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, इसमें जो कुछ बहुत सी जानकारियाँ आती जाती रहती हैं, और यह सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके बारे में कुछ है, इसके आप बहुत सी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने एनसीईआरटी की साइट को भी देख लिया। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये तो एनसीईआरटी के संक्षिप्त इतिहास को हम लोगों ने लगभग जान लिया। एनसीईआरटी, जैसा कि हमने बताया, कि इसके पहले 7 भागों में बटा हुआ था। सातों को मर्ज एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के पहले जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बटा हुआ था, उसके बाद इसका गठन हो जाता है। और एनसीईआरटी का गठन 1 सितंबर 1961 से, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 2 डेट है, कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये 27 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन होता है और 1 सितंबर 1961 से ये कार्य प्रारंभ शुरू कर देता है। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन, यानी एनसीईआरटी का गठन कैसे होता है। एनसीईआरटी का गठन 2 तरीके से होता है, एक सामान्य निकाय है और एक विशिष्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यकारिणी इकाई के रूप में।
तो सामान्य निकाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यक्ष जो होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसको हम यहाँ पे एक बार दोहरा दें कि यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह अगर हम कहें कि अब शिक्षा मंत्री का ज़िक्र हो तो अच्छी बात है। लेकिन पुरानी पुस्तकों में या जो भी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को ये ना हो कि पुरानी पुस्तकों में ये दिया था तो आपने कहाँ से किया? क्योंकि इस प्रकार की विसंगतियों से बचने के लिए अभी जिन पुस्तकों का और जिन साइटों का हमने सहारा लिया, उसमें यही चीज़ें केंद्रीय मानव संसाधन का ज़िक्र हुआ है। तो इसलिए वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इसके सदस्य हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, जितने भी राज्य हैं, हुँ, सभी राज्यों के क्या होंगे? शिक्षा मंत्री कौन-कौन होंगे? उसको हम लोग और भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो सचिव होंगे, विश्वविद्यालय के 4 कुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से 4 क्षेत्र कौन होंगे? ये पहले 4 विश्वविद्यालयों के रूप में इसको बाँटा गया था। आज का ज़िक्र करेंगे अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल। ये 4 क्षेत्रों में से एक-एक कुलपति चुने जाएँगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष यानी सीबीएसई के बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक जो होंगे वो भी होंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय जो होंगे, श्रम मंत्रालय के निदेशक, प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग और योजना आयोग के जो प्रतिनिधि होंगे, परिषद की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य जो उपयुक्त में सम्मिलित नहीं, इसके अलावा जो भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो यहाँ पर जिनका ज़िक्र मैंने नहीं किया या जिनका ज़िक्र ऊपर नहीं किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, तो उसके अलावा भी जो इसके हिस्सेदारी होती है, वो भी सम्मिलित होंगे। 6 ऐसे अन्य व्यक्ति जिनमें कम से कम 4 सदस्य विश्वविद्यालय शिक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। 6 ऐसे अन्य व्यक्तियों का भी चयन किया जाता है। संयोजक प्रेसिडेंट के रूप में जो होते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सचिव होते हैं। तो यह कुछ हमने जाना जनरल। और कार्यकारिणी समिति के देखते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंतर्गत अध्यक्ष होता है जो पद धारण करता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो अध्यक्ष की बात बताया हमने, उपाध्यक्ष भी यहाँ पर अध्यक्ष तो हैं, लेकिन जब कार्य करने की बात आएगी तो वो भी करेंगे। तो अध्यक्ष जो होंगे वो पदेन भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, क्योंकि इन लोग को पदेन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लोग परमानेंट तो होते नहीं, ये जैसे-जैसे बदलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो सचिव होंगे, परिषद के निदेशक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन हैं, ये बताएँगे हमारे आशुतोष जी। कार्यकारिणी समिति विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले 2 शिक्षाविद एवं 2 विद्यालय शिक्षक। विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले 2 शिक्षाविद तो बहुत हैं, लेकिन जो विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखते हैं, ऐसे शिक्षाविद और 2 विद्यालय शिक्षक, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और परिषद के संयुक्त निदेशक होते हैं, परिषद के 3 संकाय सदस्य होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होगा। ऐसा तो है नहीं कि मानव संसाधन विकास मंत्री हमेशा इसी के लिए रहेंगे, तो उनका एक प्रतिनिधि होगा जो उनके कार्यों को देखता है, जो ज़रूरी पड़ते होंगे। और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो वित्त सलाहकार के रूप में काम करता है। तो हमने अब तक पूरा जो जाना वो इसके संगठन के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं कि एनसीईआरटी का जो मुख्य विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी का जो विशिष्ट उद्देश्य है वो स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन पे बात करता है। एनसीईआरटी का जो मुख्य मेन टारगेट है, स्कूल एजुकेशन की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को शिक्षा कैसे पहुँचाई जाए, किस प्रकार से दी जाए, इसके लिए अनेक तरह से वो प्रयासरत है। इसके साथ ही साथ टीचर एजुकेशन, टीचर को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, टीचर को किस प्रकार के सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति का संचार हो सके। क्योंकि अगर आप एक उदाहरण से समझना चाहें कि शिक्षक अगर समृद्ध नहीं होगा, शिक्षक अगर जानकार नहीं होगा, शिक्षक अगर ज्ञानी नहीं है, शिक्षक अगर अपने विषय का पंडित नहीं है, पंडित का अर्थ यहाँ किसी जाति धर्म से नहीं है, अपने विषय का ज्ञाता नहीं है, तो फिर वो अपनी
क्लास के बच्चों को कैसे वो शिक्षित कर पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी का जो विशिष्ट उद्देश्य अगर 2 बातों पे ध्यान रखता है, स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन पे। एनसीईआरटी के जो उद्देश्य क्या-क्या उद्देश्य हैं? विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। हमने पहले ही अभी चर्चा किया कि इसके 2 मुख्य बातों पे ध्यान देना है कि टीचर एजुकेशन के बारे में और स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, इसकी एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य है। कैसे सुधार लाना है, किस प्रकार से लाना है, इसको एनसीईआरटी का ये मेन उद्देश्य है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, तो एनसीईआरटी क्या करता है, शिक्षा के प्रचार प्रसार और सार्वभौमिकरण के लिए प्रयासरत है और प्रयास करता है। देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना। शिक्षा के सम्मुख आने वाली अगर कोई शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमियां, कोई विवाद, कोई त्रुटियां हो जाती हैं या कौन सी शिक्षा वर्तमान समय के लिए उपयोगी है, उन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए काम करता है। लड़कियों की बाल शिक्षा में सुधार करना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था में अब तक लड़कियां की भागीदारी जो है, फीमेल की भागीदारी बहुत कम हो पाती थी या उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इनको शिक्षा कैसे दी जाए, किस प्रकार से दी जाए और इनकी भी शिक्षा में पूर्ण सहभागिता हो, इस पर भी एनसीईआरटी का मुख्य फोकस। छात्रों के विचारों में सुधार हो। छात्रों के विचारों में सुधार होगा। एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य यह है कि छात्रों को हम इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दें कि जिससे उनके जो विचार हैं, तो देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें सब उन्नत होने की उत्साह का, उल्लास का, उमंग का संचार उनके अंदर डेवलप हो, उनके अंदर एक्सटेंशन हो, उनके अंदर प्रशिक्षण की भावना जगे, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको ही ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी, जिससे उनका सुधार हो। शिक्षकों के विचारों में भी सुधार करना। टीचर के तो विचार, शिक्षक के भी कैसे किसी छात्र से उनके विचारों को डेवलप करना और पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना, देश के विकास में सहयोग करना। और एनसीईआरटी का सबसे अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो देश के विकास में सहयोग करना। देश के विकास में सहयोग कैसे होगा, जब हम सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और शिक्षा उपलब्ध कैसे कराएंगे, हमारे पास सारे संसाधन होने चाहिए, सामग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ टीचर होने चाहिए और टीचर वेल एजुकेटेड के साथ साथ वेल ट्रेंड होने चाहिए, तभी हम शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छी तरह से दे पाएँ। तो एनसीईआरटी इन सभी बातों की तरफ ध्यान देता है। एनसीईआरटी के और भी उद्देश्य हैं कि देश के शिक्षा संस्थान और शिक्षा विभागों में तथा विद्यालय और सरकारी संगठन का सहयोग करना है। जो भी हमारे देश के शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षा विभाग हैं और विद्यालय हैं, सरकारी संगठन हैं, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं या नहीं भी हैं, तो भी नहीं होने का मतलब एनजीओ या नॉन जो डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको भी यह सहयोग प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना तथा सहायता करना। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अनुसंधान कार्य कर रहा है, उसको वो बढ़ावा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं कि वो आगे अपनी तरक्की कर सके, राष्ट्र की तरक्की कर सके, समाज की तरक्की और स्वयं की तरक्की में अपना योगदान दे तथा उसकी सहायता करना अनुसंधान कार्यों के लिए। जैसा कि इसके लिए वे लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, जिसकी चर्चा थोड़ा सा मैं अब आगे करूँगा कि कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है और किस प्रकार की दी जाती है। विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र मॉडल, शिक्षा पद्धति और साहित्य पत्रिका को प्रकाशित करना। पाठ्यक्रम का निर्माण करना, किस प्रकार के पाठ्यक्रम, किस छात्र को किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, इस बात को एनसीईआरटी देखता। समाचार पत्र मॉडल, शिक्षा पद्धति, पत्र मॉडल, शिक्षा मॉडल पेपर और साहित्य पत्रिका को प्रकाशित करना है।
विद्यालयों में नए प्रकार के शैक्षिक तकनीक और साहित्य प्रथाओं का प्रचार। शैक्षिक तकनीक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ भी बहुत कुछ ध्यान देता है और साहित्य प्रथा का प्रचार। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना था, देश में शिक्षा स्तर को ऊंचा करना। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का मुख्य ध्येय है, मुख्य वाक्य, मुख्य जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता लाना, इम्प्रूवमेंट करना, क्वालिटी लाना। केवल क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है हमारे देश में, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है और देश में शिक्षा के स्तर को उच्च करना, हाई स्तर को, उसके लेवल को हाई करना। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूल में शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करना है। समाज के कल्याण के लिए शिक्षा क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है क्या है, समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची का विषय होने का मतलब यह है कि सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके पहले शिक्षा जो थी वो राज्य का विषय हुआ करती थी, लेकिन जब से ये हुआ तब से शिक्षा जो है समवर्ती सूची का, और राज्य और केंद्र सरकार दोनों समाज कल्याण के लिए हमेशा निरंतर तैयार रहते हैं। इसके अलावा और आगे देखते हैं कि शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करता है, समाज कल्याण के रूप में विशेष शिक्षा के संबंध सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारण, किस प्रकार के नीति बने, किस प्रकार के लोगों को शिक्षा सुनिश्चित रूप से पहुंच सके, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाता है, शिक्षा की कैसे बढ़ाते, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान दें। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि एनसीईआरटी के जो क्षेत्र हैं, 3 स्वान के माध्यम से बताया था एनसीईआरटी के जो क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में एनसीईआरटी कार्य करता है। तो पहला है रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करता है, अनुसंधान, नए नए प्रयोग करना, नए नए चीज़ें खोजना। वो खोज किसी भी चीज़ से संबंधित होती है, शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा की टेक्नोलॉजी से, मेथड से कौन से तरीके हो सकते हैं कि जिससे शिक्षा को इम्प्रूव किया जा सके, शिक्षा को प्रमोट किया जा सके, शिक्षा को आगे लेके जा सके। ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का जो अगला क्षेत्र है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना। और ये प्रशिक्षण हम सभी लोग जो बीएड एमएड कोर्स कर रहे हैं, बीएड जो छात्र कर रहे हैं, उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि जिससे यदि वो भविष्य में टीचर बनते हैं तो उनको पढ़ने पढ़ाने में कोई असुविधा न हो, कोई चीज़ की किसी प्रकार की दिक्कत न हो, अर्थात उनको हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराना। इसके लिए एनसीईआरटी जो है समय समय पे कार्यक्रम आयोजित करवाता रहता है। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करवाता रहता है, अगर मैं थोड़ी सी उसकी ब्लूप्रिंट यहीं पर अगर रख दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो वर्कशॉप करवाना, सेमिनार है, व्याख्यान है, खेल प्रदर्शनी, कठपुतली के माध्यम से दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए निष्ठा ऐप, दीक्षा ऐप, इस तमाम तरह की जो ऐप हैं, स्वयं प्रभा है, ई पाठशाला है, ये सब सारी व्यवस्थाएं, ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इसके द्वारा आप शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों कैसे लाभान्वित होंगे, ये एनसीईआरटी दिशा में काम करता है। और एक्सटेंशन में था कि इसका मुख्य चीज़ है कि जो भी चीज़ रिसर्च हो रही है या ट्रेनिंग हो रही है, उसका एक्सटेंशन कैसा हो, उसका विस्तारीकरण कैसा हो, लोगों तक उसकी पहुंच कैसे हो, उसकी प्रसार कैसा हो, जिससे उसको सभी तक इसकी चीज़ सुनिश्चित पहुंच हो सके। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो बीआरसी भी आता है प्री सर्विस में, बीएड एमएड है, बीआरसी इन सर्विस के लिए है। और हम सभी लोग जानते हैं कि टीचर तो ट्रेंड होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि टीचर के पास, शिक्षक के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। शिक्षक के पास ज्ञान तो है, परंतु उसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है,
किस मेथड से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पढ़ाना है, इस चीज़ को हम लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं और इसी को ट्रेनिंग में बताया जाता है और ये बताने का काम कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। बीआरसी है जैसे इन सर्विस टीचर के लिए और हम लोग अभी प्री सर्विस में हैं तो बीएड और एमएड के कोर्स कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने क्या किया है? 21 दिन का क्या किया है? शैलेंद्र जी, हैं कि नहीं आप? 21 दिन का हम लोगों ने इंटर्नशिप प्रोग्राम किया है। तो समय की बाध्यता को देखते हुए इस समय अब घड़ी इशारा कर रही है। इस समय समाप्ति की तरफ चल रहा है। तो बस आज की क्लास को यहीं पर माइंड अप करते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर मैंने जो कुछ भी अभी तक बताया है, पढ़ाया है, उसमें ये कि किसी को कोई सुझाव, राय या किसी के मन में कोई अगर डाउट हो, तो थोड़ा-सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और किसी के अगर कोई और ऐसे सवाल हैं, तो हम उसको अगले दिन नोट डाउन कर लें और अगले दिन बताएँगे। अगर कोई सुझाव देना है कि हम कैसे और इम्प्रूवमेंट करें, तो वो हमें दे सकते हैं, सहर्ष स्वीकार होगा। मैम, क्लास को माइंड अप करें। तो एनसीईआरटी कौन-कौन से कार्यक्रम चलाता है, इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये 3 पेज और ये अगला पेज 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, इसका इंग्लिश में कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च, एनटी, और आगे अगर एग्जाम लगा देते हैं तो एनटीएस हो जाता है। तो एनटीएस और एनटीएससी करके बोलते हैं। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप कक्षा 10 के बच्चों को दिया जाता है और इसमें से 750 बच्चे चयनित होते हैं और ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा है, वो हमारे देश में आयोजित की जाती है। तो यह जो परीक्षा है, ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए करवाई जाती है और इस परीक्षा के माध्यम से बच्चे देश के हायर स्तर तक एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं और इसमें 1250 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। जब पीएचडी तक यदि बच्चा तैयारी करता है तो उसको दी जाती है और बहुत ही इसमें रूल रेगुलेशन एक्ट हैं। रेगुलेशन एक्ट का तहत ये कहने का अर्थ है कि एक परीक्षा क्रैक करने के बाद आपको अगली भी परीक्षा क्रैक करनी होगी, तो आप विदेशों में भी जा सकते हैं। विदेशों की बात ना करें तो इस प्रकार से यह है। तो प्रदान की जाती आगे की पढ़ाई की, जिससे बालक को आगे की पढ़ाई की चिंता नहीं रहेगी और इसके लिए एग्ज़ाम होते हैं मैट और सेट। एक एग्ज़ाम को राज्य स्तरीय पे होते हैं, राज्य स्तर को क्रैक करने के बाद आप हायर स्तर पे चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ बताने के लिए हो सकता है, परंतु एनटीसी की जो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें बताया मैंने। इसके अलावा जवाहर नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, एनसीईआरटी का गठन 1961 में होता और एनसीईआरटी 1971 में प्रत्येक बच्चों में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जहां बच्चे विज्ञान, गणित और उसके विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं। वर्ष 2012 में गणित वर्ष घोषित किया गया और ये रामानुजम के नाम पर घोषित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो पर्यावरण गणित पर पर्यावरण से संबंधित विषयों का जो है अधिक महत्व देने के कारण, पर्यावरण के विषयों को अधिक महत्व देने के कारण इस प्रदर्शनी का नाम अब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण कर दिया गया, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं JNNSMEE, जवाहर नेहरू नेशनल साइंस मैथ एनवायरनमेंट कर दिया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि चूंकि भारतीय जो संविधान के अंतर्गत
जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? संजय सर, तो शिक्षा जो है समाप्ति सूची का विषय है और अतः विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए एनसीईआरटी राज्यों के सहयोग से इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। और इस पॉइंट की अंतिम लाइन पे आते हैं अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण। अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण से जो है रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व क्रांति की हुई है। अगर हमको कहीं से कोई डाटा कलेक्ट करना है, किस प्रकार का देखना है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा करता है। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, इसकी साइट पे जाएँगे और जब देखेंगे, तो इसका जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में देश की संपूर्ण प्रगति की जानकारी का संग्रह करना, संकलन करना और प्रचार-प्रसार करना। अगर आपको कोई भी डाटा जैसे मुझे अगर जानना है कि हमारे देश में कोई भी सेक्टर है, सपोज़ दैट हम मान के चलते हैं कोरोना काल में कि कितने लोगों का हमारे सपोज़ दैट एक राज्य को लेके चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग कोरोना से पॉज़िटिव या पीड़ित हुए हैं, जो सरकारी डाटा के हिसाब से कितने लोग एक्सपायर हुए, कितने लोग घर पे हैं। इसका एक बहुत अच्छी रिसर्चर जो रिसर्च करके लोग यहाँ पर अपने डाटा को रखते हैं, तो ये अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण है जो पूरे भारत स्तर पे कार्य करता है। तो ये जो एनसीईआरटी के कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे जिसको हमने यहाँ पे आज व्यक्त किया। अब एनसीईआरटी के जो विशिष्ट कार्य देखते हैं, एनसीईआरटी के कौन-कौन से विशिष्ट कार्य हैं जिन पर एनसीईआरटी मुख्य रूप से फोकस कौन-कौन से कार्य करता है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू करना, एनसीएफ 2005 जो है, इसी तरह से जब भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है, जो राष्ट्र स्तर की जो पाठ्यचर्या है, उसकी रूपरेखा कैसे हो, किस प्रकार से हो, उसको लागू करने का काम एनसीईआरटी करता है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करा। तो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, जैसा कि इसका मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करना है। इसके अलावा विशेष